हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि सिलेबस क्या है और क्या इसमें एक डिटेल उसका क्या है। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। हमने बोला था 10 तारीख से शुरू करने के लिए, 12 तारीख कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हो गया। आगे ऐसी अब जो है हमारी वीडियो समय पर अपलोड होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर के। स्टूडेंट्स, किसी भी अगर मैं बात करूं सिलेबस का या वैकल्पिक विषय का, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमें समझना कि वो वैकल्पिक विषय क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं अच्छे से। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है ये हमने जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए है। तो ये बिल्कुल आप ना सोचें कि ये सिर्फ इंग्लिश जो माध्यम के जो बच्चे हैं, मीडियम के बच्चे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सिलेबस देखना हो तो मैंने आपको, जैसा कि वीडियो में तो संभव नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश को एक साथ दिखाया जा सके, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि कितनी आसान टॉपिक है और कितने समय में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। एक ओवरव्यू हमारा एक वीडियो है, लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो है। पॉलिटिकल थ्योरी एंड मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी में भी ये भी हो सकता है कि इंडिया से संबंधित हो सकता है। पॉलिटिक्स क्या है वास्तव में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे इसमें। लिबरल, आप जानते होंगे कि लिबरल में वैसे लोग होते हैं जो कि जो चेंजेस तो चाहते हैं लेकिन पूरी तरीके से चेंजेस नहीं चाहते। अगर इंडिया में अगर बात की जाए तो लिबरल पार्टी कौन सी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लिबरल पार्टी कांग्रेस को बोला जाता है, राइट। न्यू लिबरल कौन है? मार्क्सिस्ट किसे बोला जाता है? वैसे लोग जो कि मार्क्सिस्ट के, जिसको बोलते कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, रशियन रिवॉल्यूशन में उनके अनुसार चलने वाले लोगों को, उनके आइडियोलॉजी के अनुसार चलने वाले लोगों को, उनके आइडिया को फॉलो करने वाले लोगों को मार्क्सिस्ट बोला जाता है। प्लूरिस्ट कौन हो गया? पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट। मैं सारी चीज़ों का एक हल्का हल्का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा था कि आपको कुछ टॉपिक भी आज कंप्लीट करूँ। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट की अगर बात की जाए तो फेमिनिस्ट उसे बोलते हैं जो लोग ये विश्वास रखते हैं या फिर इसको एक सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि महिलाओं को इक्वल राइट मिले, राइट। यानी महिलाओं को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए पुरुषों के मुकाबले। तो वैसे लोगों को फेमिनिस्ट बोला जाता है। जस्टिस, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। तो जस्टिस एक हमारा इसमें पॉइंट है। तो जस्टिस से संबंधित एक रॉयल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं थिंकर से, उन्होंने कुछ थ्योरी दिया था उससे संबंधित। और उनको जिसे हम एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग जो कि इनकी थ्योरी को पूरी तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव एक्शंस। तो ये सारा हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। राइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। ह्यूमन राइट्स के बारे में, डेमोक्रेसी, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो डेमोक्रेसी में हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र में कि क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी यानी आधुनिक और जो हमारा क्लासिकल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी के हालांकि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव। बस आपको मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल चिंता लेने की या टेंशन लेने की यहाँ पे बात नहीं है। आपको हम एक हर एक चीज़ को काफ़ी बारीकियों से समझाएंगे। दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ पावर, हेजेमोनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी, राइट। तो आप यहाँ पे देखो कि पावर के कंसेप्ट क्या होते हैं, पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। प्रेसिडेंशियल पावर के बारे में, पार्लियामेंट्री पावर के बारे में देखेंगे। आइडियोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया, द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के तरीके को आइडियोलॉजी बोला जाता है। लेजिटिमेसी मतलब कानून होता है, लॉ होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। लिबरलिज्म मैंने आपको बता दिया, वैसे लोग जो कि वैसा बदलाव चाहते हैं, पूरा नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ चाहते हैं, तो ऐसा लोग लिबरलिज्म होते हैं। सोशलिज्म जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। फैसिज्म यानी जो कहीं ना कहीं रेस या फिर फेस, जिसको हम बोल सकते हैं रंग का भेदभाव करते हैं। गांधीज्म यानी गांधी जी को जो है रूल्स को, यानी उनके प्रिंसिपल्स, उनके जिससे हम बोल सकते हैं उसको फॉलो करने वाले को गांधीज्म बोलते हैं। फेमिनिज्म कौन हुआ?
तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पूरा हमें नहीं पढ़ना है, उसका कुछ पॉइंट धर्मशास्त्र का एक हमें ओवरव्यू लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान। और प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में हमें जानना है, मकियावेली के बारे में कि उन्होंने कहा क्या था और उनको मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है और उस समय का अनुसार इन्होंने कहा क्या था, राइट। तो टेंशन लेने की आपको दिक्कत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में जो पॉलिटिकल इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, जिसमें आप ये देखोगे कि सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। और आपको समझना है कि पॉलिटिकल साइंस है, यानी जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है राजनीति के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको वैसे ही कम से कम 50% जो चीज़ है इसका 50 या 60% आपको कम से कम तो आइडिया होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में 1857 में हुआ, कोल मूवमेंट एक हुआ आपका, है ना, पाइका रेवेलियन, तो ये सब सारा है। वर्कर्स मूवमेंट भी आपने देखा, जैसे कि एक जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, आपने ये भी देखा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में लिबरल, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट कौन कौन लोग थे, उनका क्या भूमिका था। रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित। रेडिकल मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं, पूरा बदलाव, वैसे को रेडिकल बोला जाता है। आप क्लास 9 पढ़ोगे तो आपका जो एक चैप्टर है रशियन रिवॉल्यूशन, उसमें इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो लोगों का कहीं ना कहीं ये लिया जाता है राय कि आप ये इससे सहमत हैं कि नहीं, यह है या नहीं है, राइट। जिसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं, कभी कभी वो करवाया जाता है लोगों के बीच में कि आप इससे सहमत हैं इस कानून से, तो लोग बोलते हैं हाँ, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हुआ था 1947 के दौरान। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ाई है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, राइट। प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, राइट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो है जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट से संबंधित, तो आपको इसमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है, वही आप पढ़ेंगे। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आपको पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही आप पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आपने गवर्नमेंट तो आपने पढ़ाई है, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लागू किया गया था। इलेक्शन कमीशन, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन कमीशन, ये सारा चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट, ये भी आपने देखा हाल के दिनों में क्या हुआ सेंटर स्टेट में। तो जो भी चीजें है ना, हमें करंट अफेयर से संबंधित पढ़नी है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना हो, करंट अफेयर पे चलना है। तो अगर आपको बेटर करना है ना, तो आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना होगा, डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। आपको कुछ बेसिक पुरानी चीजें नहीं पढ़नी, आपको अपडेट रहना इससे। प्लानिंग एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेहरियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव आपको मालूम ही है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना हुआ, आपने ये भी पढ़ा था 5 ईयर प्लान। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दौरान हुआ, तो आपको तो मालूम है, सम लैंड रिफॉर्म्स 1950s के दौरान, राइट। लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में स्टार्ट हुई थी। मनमोहन सिंह जी, वहाँ के उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये शुरू की थी। कास्ट रिलेशन एंड एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे देखना है कि कास्ट और रिलेशन और जो एथनिसिटी है वो इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल, रीजनल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेशनल में कौन कौन से, जैसे बीजेपी वगैरह हो गया, कांग्रेस हो गया। अगर आप रीजनल की बात करो तो रीजनल में आपके आ जाएगी AIDMK, राइट, या फिर जदयू, राइट, इस तरीके की जो पार्टियां हो गई। आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेस्ड पार्टीज, आइडियोलॉजिकल मीन्स व्हाट, आप आइडियोलॉजी के में बोल सकते हो, जैसे कि CPI, नहीं, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मार्क्सिस्ट के CPIM जो हो गए, वो पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल पार्टीज है। पैटर्न ऑफ कोalition पार्टी, जैसे NDA हो गया, राइट, तो आप ये देख सकते हो। फिर इसके बाद आपका UPA हो गया गवर्नमेंट, राइट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, राइट, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, इसमें अलग अलग पार्टी। आप कोई भी क्यों पार्टी एक दूसरे के साथ मर्ज होगा कोएलिशन में, जब उनकी सोच मिलेगी या फिर उनका जो मुद्दा होगा इंक्लूसिव होगा, उनका जो डेवलपमेंट करने का जो तरीका होगा, काम करने का तरीका कहीं ना कहीं मैच करता होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, अब हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है उसका क्या बिहेवियर है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब बारे को चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली। चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर, ये भी हम लोग जानते हैं। सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स, ह्यूमन मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स में आपने ये भी देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स चली थी। जैसे आप इंडिया में ही देख लो,
जो महिलाओं से संबंधित बहुत सारे मोमेंट चली है। इन्वायरमेंटलिस्ट मोमेंट हो गया, चिपको मोमेंट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कर्नाटका के उस मोमेंट का क्या नाम था जो कि इसी के नाम पे पड़ा था, राइट। तो दोस्तों अब हमारा जो पेपर 2 है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यूएसए की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, दोनों को एनालाइज करना है। यही है कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो आपको वहाँ का जो मेथड है टू रनिंग द गवर्नमेंट को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के हमारे यहाँ जो है उसको मैच करना है, उसको कंपेयर करना है अलॉन्ग विद द प्रॉस एंड कॉन्स, फायदे और जो वहाँ पे नुकसान है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ये ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक इंडिया में तो है नहीं, आप देख रहे हो। सोशलिस्ट मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हुआ, वैसे लोग जो कि कैपिटलिस्ट यानी बहुत अमीर हो, राइट। जैसे ऐसी कंट्री जहाँ पे अमीरों की चलती हो। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स आप जानते हो, जैसे नीति आयोग हो गया, आप ओएनजीसी भी एक है, एसोचैम हो गया, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट, ये भी हो गया। अलग अलग है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल मोमेंट्स इन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये हुआ कि जो दुनिया में जो वर्ल्ड के सराउंडिंग वर्ल्ड, जो अराउंड द वर्ल्ड जो हैपनिंग हो रही है ना, जो घटनाएं घट रही है, उसके बारे में हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन में, और अलग अलग कंट्री क्या रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो टोटल 200 मोर देन 200 कंट्रीज है, सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है कि इंडिया के साथ क्या रिलेशन है उनका। यानी हाल के दिनों में एक साल में जो एक साल के करंट अफेयर के दौरान जो हुआ वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश से अच्छा है लेकिन एक साल में कुछ करंट अफेयर में न्यूज़ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नहीं पढ़ेंगे, हम भी उसे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा नाइबरिंग कंट्रीज है। और एक हम लोग अगर अपनी 90 साल की यानी जिसको सॉरी आई एम टेलिंग 90 ईयर्स आफ्टर 1947, 1947 के बाद एक इतिहास रहा है इंडिया का उसके साथ, तो पढ़ना होगा अलग अलग, एक्सेप्ट में कि कल्चरल रिलेशन क्या है। ज़्यादा नहीं इसमें, हमें बेसिक इसका समझना है, पूरा हमें हिस्ट्री पीएचडी नहीं करना है, हमें बेसिक समझना है कि कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, राइट। ये हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल इंटरेस्ट में, सिक्योरिटी एंड पावर में, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कुछ हार्ड नहीं है, आप मेरे विश्वास करें। ये आपको लग रहा होगा नई नई वर्ड्स आप देख रहे होगे तो, लेकिन आप विश्वास करें कुछ ये हार्ड नहीं है। चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, दोस्तों कोल्ड वार के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, राइट। सो लेट 1980s के दौरान हुई थी। न्यूक्लियर थ्रेट आपने ये जानते हो। बाइपोलरिटी मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, स्ट्रैटेजी क्या है, राइट। एम्स एंड अचीवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का पढ़ेंगे, कुछ हार्ड नहीं है, सारा इजी है, राइट। WTO के बारे में पढ़ेंगे, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस न्यूज़ में बनी रहती है, ये आप डेली करंट अफेयर में भी पढ़ते होंगे, राइट। ब्रिटेन वुड टू WTO यानी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का आपने नाम सुना होगा। जब 1914 के बाद, 45 के बाद पूरा विश्व जब इकोनॉमिक फॉल डाउन हुआ था, जब पूरी इकोनॉमिक ग्रस्त हो गई थी, उस समय ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का जो है जिसे हम बोल सकते हैं इमरजेंस हुआ था। बाद में उन्होंने वर्ल्ड बैंक का उन्होंने ये सेटअप किया। बाद में फिक्स्ड फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक रेट को जो है सेटअप किया गया, राइट। एक्सचेंज रेट जिसको बोल सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उसको सेटअप किया गया, SDR, राइट। तो ये सारा हम पढ़ेंगे इसमें। स्पेशल ड्राइंग राइट, ये सारा कुछ हार्ड नहीं है, सारा ये जो लेक्चर है हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, EU, ASEAN, APEC, SAARC, NAFTA, जो दिया है सिलेबस में वही पढ़ना है। अब यहाँ पे ब्रिक्स नहीं दिया तो ब्रिक्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे ब्रिक्स का भी, वैसे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया हम लेंगे उसका। ह्यूमन राइट्स हो गया, एनवायरमेंटल, जेंडर जस्टिस, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, राइट। ह्यूमन राइट्स से सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अगला हमारा इंडियन का फॉरेन पॉलिसी क्या है, राइट। दोस्तों मुझे एक चीज़ बोलना है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप जैसे इसमें दिया है एक पॉइंट कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो फेस 1.0 2.0 था वो क्या था, इंडिया और साउथ एशिया के साथ क्या रिलेशन है, जैसे सार्क के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, राइट, जिसको पूर्व की ओर देखो जो पॉलिसी बोला जाता है, नीति। साउथ एशिया जो फ्री ट्रेड एरिया, मतलब ट्रेड मतलब आप समझ रहे हो बिजनेस का एरिया, बिजनेस के बारे में बात कर रहा है।
और इम्पेडिमेंट्स टू रीजनल कोऑपरेशन, आप एक देख सकते हो कि इंडिया के अलग अलग उसके नाइबरिंग कंट्री के साथ कुछ रिवर डिस्प्यूट्स है, राइट, लाइक कहीं इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन हो रहा है, जैसे रोहिंग्या वाला इशू था, आपने देखा था, राइट। बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया पाकिस्तान और चाइना का आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। इंडियन ग्लोबल साउथ, इंडिया का अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है, ये सब हम लोग देखेंगे। NIEO और WTO के नेगोशिएशन में इंडिया का क्या रोल रहा है, ये भी देखेंगे। USA, US, जापान, चाइना, रसिया के साथ क्या रिलेशन है इंडिया का, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। रोल इन UN पीस कीपिंग, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, आप तो जानते हो। डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल, आप ये लगातार ये न्यूज आप कुछ हाल के दिनों में सुन रहे हो आप। इंडिया का परसेप्शन क्या है न्यूक्लियर को लेकर, ये भी आपको मालूम है, न्यूक्लियर थ्रेट्स को लेकर। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया में वो सारी कंट्रीज जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे इनकी इंडिया का क्या पोजीशन है, एलोंग विद द रिलेशन USA के साथ इसका क्या रिलेशन है, इजराइल के साथ। आपने सुना भी होगा USA अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप थे वो आए थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर 2 ईयर्स बैक आए थे, उन्होंने भी देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें करना क्या होगा इसके अलावा। ये तो हमने सिलेबस देख लिया, ओवरव्यू ले लिया, जिसमें हमें मालूम चल गया कि हमें ये पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप जो हाल के करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट कंट्री है और इंडिया का कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है इंडिया के साथ, आप हल्का सा एक ओवरव्यू ले लो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइट पर जाकर। वो अभी आप नहीं लेंगे, जब मैं शुरू करूंगा तब। अगर आप अभी लेना चाहें, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर वाली जितनी टॉपिक्स होती है ना, बहुत ही कम चांस होता है कि जो एस्पायरेंट्स उनको ना समझ में आए, जो खास करके जो PCS की तैयारी करने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले लोग हैं। फॉर्मर इन्वेस्टर का कहीं अगर कुछ आप यूट्यूब पे या फिर टीवी में देख रहे हो तो फॉर्मर इन्वेस्टर का कुछ लेक्चर सुन लो, खास करके राज्यसभा टीवी पे उनका ज़्यादातर आता है, कोई भी जैसे बिग पिक्चर वगैरह में, उसमें थोड़ा सा सुन लो उनका कुछ क्या उनका सोच है। हालांकि आपको याद रखना है कि याद करने की जरूरत नहीं है, की कंसेप्ट को समझिए एग्जाम्पल के रूप में। अब अगर मैंने बोला आपको कि एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल कि इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो 1970 के बाद थोड़ा सा जब वहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ था, जब बंटवारा हुआ था दोनों पाकिस्तान का, तो इंडिया बांग्लादेश का अगर एग्जाम्पल के रूप में रिलेशन ये खराब हुआ 98 में हुआ, 1990 में हुआ, 2000 में हुआ, ऐसे याद नहीं करना आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो अलग बात है कि आपको डेटा याद नहीं है, उसके भी कई तरीके हैं याद करने के। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो एग्जाम में ना, तो बोलना सीखो, आप इसको लोगों दोस्तों में चर्चा करो कि आज इंडिया में हुआ, आज वहाँ पे हुआ। लेकिन इसका मतलब है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी ही तुरंत, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपका जो करंट लाइफ चल रहा है ना, करंट प्रिपरेशन, आप डेली प्रिपरेशन करो इंटरनेशनल रिलेशन का इनडायरेक्टली, क्योंकि वो करंट अफेयर से संबंधित है आपका। आपको 5 मिनट डेली कोट्स के लिए देना, हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको कोट्स। 5 मिनट खाली देखना है, पढ़ना है, खाली पढ़ना है, ऐसे कुछ भी कर रहे हैं आप पढ़ लें आप उसको। अगर आप एक महीना तक लगातार पढ़ेंगे, वो आपके माइंड में याद हो जाएगा, पूरा छप जाएगा। वो स्पीचेस सुनिए जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम, ये जो आपको बेटर लगे आप एग्जाम में उसको आंसर राइटिंग में उसको आप कोट कर सके। ग्लोबल हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रही है, आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आपको न्यूज़ चैनल से आपको मिल ही जाएगा, आप सुनोगे, या फिर डेली करंट अफेयर जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसे आप देख ही लोगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक था, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड बायलैटरल रिलेशन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें हम लोग बायलैटरल रिलेशन के बारे में हल्का आइडिया लेंगे, इसके बाद हम लोग अगले सेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बात यहाँ पे आती है आपके माइंड में कि सर इंटरनेशनल रिलेशन आप शुरू नहीं किया, आपने बायलैटरल रिलेशन शुरू किया सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे इजी पोर्शन माना जाता है करंट अफेयर का। तो हम लोग जान लेते हैं बायलैटरल रिलेशन से, ताकि हमें समझ में आए और हमें ये मालूम चले कि अगर जब तक हमें करंट अफेयर में ये ना मालूम चले, तो हम अगर डायरेक्टली पॉलिटिकल थिंकर से शुरू करेंगे तो हमें समझने में थोड़ा परेशानी आएगी। तो हम अच्छे से समझते हैं बायलैटरल रिलेशन को। बायलैटरल रिलेशन मतलब क्या हुआ? द्विपक्षीय संबंध। दोस्तों बायलैटरल जो रिलेशन है इज द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन बिटवीन टू सोवरेन स्टेट्स। ये जिसको हम बोल सकते हैं कि एक संप्रभुत्व राज्य। मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंट्रीज
जिनका खुद का पावर, आप जानते हो सोवर्जन स्टेट मतलब क्या होता है, जिसमें दूसरी कंट्री का कोई उसमें दखल अंदाजी ना हो उसके इंटरनल मैटर्स में। तो द्विपक्षीयता दो संप्रभु राज्यों के बीच आप बोल सकते हैं राजनीतिक, राइट, आर्थिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में उसका संबंधों का आचरण है, उनका एक रिलेशन होता है। जैसे इंडिया और हम यूएसए का बात लेते हैं, तो इंडिया यूएसए के साथ काफ़ी ज़्यादा अपना कल्चर शेयर करता है, उनका पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं मैच होता है। आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया से यूएसए का मैच होता है। तो बायलैटरलिज्म का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आप जिसे बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। देखना यह है कि इट इज इन कंट्रास्ट टू यूनिलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म। मैं हर एक लाइन को पढ़कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको मैं एक लेक्चर के रूप में पढ़ाऊं, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं तो उसको बताने में काफी लंबा समय लग जाएगा। तो पहला जो कुछ वर्ड्स है उसको लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा, बाकी मैं समझाऊंगा आपको। It is contrast to unilateralism and multilateralism, which is activity by a single state or jointly by multiple states. ये एक तरफावाद हम बोल सकते हैं और बहुपक्षवाद के विपरीत है, जो कि एक राज्य द्वारा कई राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से क्रमशः गतिविधि है। कहने का मतलब ये हुआ कि बायलैटरलिज्म के अगर हमें समझना अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया ही से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अपना कल्चरल रिलेशन शेयर करेगा यूएसए के साथ। नो, आपको मालूम है कि दोनों हाथों से ताली बजती है, यूएसए को भी करना पड़ेगा इंडिया के साथ अगर एक अच्छी रिलेशन की अगर इन लोग सोच रखता है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में इंडिया और यूएसए का रिलेशन बढ़ा है, चाहे किसी भी मामले में हो, सिक्योरिटी का मामले में। अब अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूँ, यूएसए में आप देखो डायस्पोरास जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं भारी मात्रा में यूएसए में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है, एक अच्छा रिलेशन है। तभी तो आप अगर पाकिस्तान की बात करो, हमारे यहाँ के कोई भी लोग, इंडिया के कोई भी लोग पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, उनकी उतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन भी यहाँ पे मायने रखता है दोस्तों। जब राज्य एक दूसरे को संप्रभु राज्यों के रूप में पहचानते हैं और राजनयिक संबंधों के लिए सहमत होते हैं तो वह द्विपक्षीय संबंध बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए इंडिया को अगर एक रिलेशन बनाना है, बायलैटरल रिलेशन बांग्लादेश के साथ, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ तभी रिलेशन बनाएगा ना जब इंडिया को लगे कि वो सोवर्जन स्टेट है, सोवर्जन कंट्री है। और मैंने आपको बता दिया सोवर्जन कंट्री क्या होता है। इंडिया उसके साथ क्यों रिलेशन बनाएगा? अगर मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में कि अगर नेपाल चाइना का गुलाम होता, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूं, कॉलोनीज होता, तो इंडिया कभी रिलेशन बनाता ही नहीं नेपाल के साथ। लेकिन जो नेपाल है वो सोवर्जन स्टेट है, तो इंडिया बना सकता है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि जिसके साथ जो स्टेट, जो कंट्री एक सोवर्जन ना हो, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। द्विपक्षीय संबंध वाले राज्य संवाद सहयोग की सुविधाजनक बनाने के लिए राजदूत जैसे राजनयिक एजेंटों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है, आपने सुना होगा यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आईएफएस का रिक्रूटमेंट होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो बाद में जाके एम्बेसडर बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको डिप्लोमेटिक एजेंट्स बोला जाता है, राइट। तो वहां पर जाते हैं, जैसे इंडिया का है तो बांग्लादेश में जाएगा, और बांग्लादेश का है तो यहाँ पर राजदूत, तो उनकी ऑफिसेस होती हैं, वहाँ की जो गतिविधियाँ हो रही है, जैसे इंडिया का अगर कोई मान लो राजदूत बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में जो भी गतिविधि हो रही है वो इंडिया को सूचना मिलेगा। और इंडिया के बारे में क्या सोच है, क्या लोग वहाँ पे एक विचार रखते हैं एज ए इंडिविजुअल, वो सारा इंडिया में आएगा नॉलेज उस डिप्लोमेट के जरिए। और इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश का जो है राजदूत बांग्लादेश में भेजेगा नॉलेज के जरिए। एक अच्छा रिलेशन भी इसके थ्रू बनता है। अब एक जगह से दूसरे जगह अगर जाएंगे, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में अगर बांग्लादेश में हमारा कोई डिप्लोमेट्स है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छा है। हमारा अगर डिप्लोमेट पाकिस्तान में तो रिलेशन अच्छा है। वो अलग बात है कि हम दोनों के बीच में, ये दोनों कंट्रीज के बीच में लगातार कुछ विवाद हो रही है, कभी वार होने की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन रिलेशन तो अच्छा है। आप देखो एक तरीके से अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता तो हर समय एक बहुत बड़ी वार की या फिर ये की जा सकती थी। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रवैया इंडिया के लेकर अच्छा नहीं रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का एक जो सिचुएशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे कंट्री जैसे कि बांग्लादेश और भूटान, नेपाल हो गया और यूएसए हो गया, काफ़ी ही डिफरेंस है, बहुत बड़ी गैप है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंडिया बांग्लादेश का जो हमारा टॉपिक 1 है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बांग्लादेश है कहाँ लोकेटेड। तो मैं आपको बता दूं, आप इंडिया की मैप में आप देखेंगे कि इंडिया का जो पाकिस्तान के बाद जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है,
ये सेकेंड सबसे लंबा बॉर्डर है जो कि इंडिया शेयर करता है किसी दूसरी कंट्री के साथ। दोस्तों, भारत दिसंबर 1971 में अपनी आजादी के तुरंत बाद, आपको मालूम भी होगा, एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में बांग्लादेश को मान्यता देने वाला और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। आपको मालूम है ना कि बहुत बड़ी रोल प्ले की गई थी भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा 1971 में। तो इंडिया को जो देश था बांग्लादेश, उसको इंडिपेंडेंट जो है करने में, उस जो पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान को बोला जाता था, जो अभी करंट में है ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को। तो जिस तरीके से शुरू से आपको मालूम है कि रवैया बहुत खराब रहा है भारत के प्रति पाकिस्तान का, उस समय के प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि उन्होंने क्या किया था कि इस 1971 में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था, ईस्ट पाकिस्तान को अलग उन्होंने सेटअप कर दिया था। तो आज़ादी के तुरंत आप देख लो ना कि कितने ईयर्स हो गए, कम से कम 24 ईयर्स बाद एक बहुत बड़ी इंडिया का, जिसको एक बहुत बड़ी डिसीजन इंडिया ने लिया था, एक दखलंदाजी दिया था और बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था। और मैं आपको बता दूं, डिप्लोमेटिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन की बात की जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश था कि तुरंत जैसे ही बांग्लादेश का स्थापना हुआ, वो तुरंत उसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया था। भारत और बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो इनके बीच का जो संबंध है ना, इतिहास से संबंधित हो, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक, भाषा हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र के साझा मूल्यों में लंगर डाले हुए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि काफ़ी मैच करता है, जिसको आप बोल सकते हो ना कि काफ़ी उनका जो वहाँ का जो कल्चर है, हमारा कल्चर काफ़ी ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर होता है। शायद उतना तो यूएसए के साथ भी ना होता हो। और दोनों देशों के बीच अनगिनत अन्य समानताएं हैं, आप बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है वहाँ पे। हमसे, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है ना, चाहे वो कल्चर से, पॉलिटिक्स से हो, वहाँ की चीज़ों से काफ़ी मैच करती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। यह संप्रभुता, समानता, विश्वास और समझ और जीत साझेदारी पर आधारित है। कहने का मतलब ये, आपने कभी हाल ही में कभी ही ऐसा सुना होगा कि इंडिया बांग्लादेश का 1971 के बाद कभी युद्ध हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनका काफ़ी काफ़ी एक दूसरे पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कुछ इनके बीच एग्रीमेंट साइन हुई है। और एक कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये मानता है कि इंडिया हमारा एक जिसे बिग ब्रदर बोल सकते हैं, एल्डर ब्रदर, जिसने हर मोड़ पे हमें क्या किया है, गाइड किया है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो, हम जिसे हम बोल सकते हैं कि फंड को लेकर जो गवर्नमेंट है काफ़ी बार बार हेल्प करती रहती है इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश को। और इंडिया का जो उसके साथ जो एक पॉलिटिकल निगोसिएशन है, राजनीतिक साझेदारी या रणनीतिक साझेदारी, वो इंडिया का बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशन काफ़ी अच्छा है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश जो हमारा इंडियन स्टेट का बॉर्डर है, आपको मालूम है कि वेस्ट में अगर बात की जाए तो हमारा वेस्ट बंगाल हमारा बॉर्डर शेयर करता है, फिर इसके बाद आसाम करता है, राइट, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, आपको तो मालूम है सारा चीज़। आप देख लेंगे इंडियन मैप में, आप इसको अच्छे से लोकेट कर लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम हाल के कुछ वर्षों में बात करें, नए और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से संबंधों को और मजबूत किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं बांग्लादेश में, कई ऐसे जो ये हुए हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम। अभी अगर मैं बात करूं एमिड लॉकडाउन, जो अभी कोविड-19 की जो समस्या है बांग्लादेश में, चाहे वो किट की बात हो, हर चीज़, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है बांग्लादेश को। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके का रिलेशन होगा तो इंडिया और बांग्लादेश का क्या एक रिलेशन होगा, किस तरीके का इन लोग फॉलो करेगा, किस तरीके की एक प्रगाढ़ एक दोस्ती होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये समझ में आया होगा ऑडियो सेशन। कल हम लोग जो सेकेंड लेक्चर है हमारा इस टॉपिक का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो आपके कमेंट्स है आप उसको शेयर करें। थैंक यू।